सोचकर देखिए, नॉर्थ कैरोलिना का एक आम सा लड़का जो खेतों में पाला बढ़ा और एक दिन उसकी आवाज दुनिया भर में करोड़ों लोगों तक पहुंची। ये बिली ग्रैहम की हैरान कर देने वाली कहानी है। एक ऐसा इंसान जिसने बहुत ही मामूली शुरुआत की और फिर 20वीं सदी के सबसे असरदार धार्मिक चेहरों में से एक बन गया। अपने करियर के पीक पर बिली ग्रैहम ने सियोल, कोरिया में एक ऐसी भीड़ को संबोधित किया जिसे देखकर दुनिया सच में दंग रह गई। हम बात कर रहे हैं इतिहास की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक की। 10 लाख से भी ज्यादा लोग सिर्फ एक आवाज सुनने के लिए जमा हुए थे। या फिर लंदन के मशहूर वेम्बली स्टेडियम को ही ले लीजिए। वहां उन्होंने इतनी भीड़ जुटाई कि कुछ साल पहले उसी मैदान पर हुए ओलंपिक गेम्स की भीड़ भी छोटी लगने लगी। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट था। और फिर आता है न्यूयॉर्क शहर, जहां उन्होंने लगातार 12 हफ्तों तक एक अभियान चलाया। और पता है कितने लोगों तक अपनी बात पहुंचाई? 20 लाख से भी ज्यादा। जरा सोचिए, ये तो ऐसा है जैसे कोई 3 महीने तक हर रात मैडिसन स्क्वायर गार्डन को खचाखच भर दे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक अकेला इंसान दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम भर सकता था? इस ग्रैहम फिनोमेना को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, जहां से ये सब शुरू हुआ। 1918 में जन्मे विलियम फ्रैंकलिन ग्रैहम जूनियर, जिन्हें सब बिली कहकर बुलाते थे, खेतों में काम करने वाले एक एनर्जी से भरे लड़के थे। उनका जुनून तो बेसबॉल था और सपना भी यही था कि वो खेल के मैदान में नाम कमाएं, किसी स्टेज पर नहीं। लेकिन फिर आया साल 1934 और सब कुछ बदल गया। मोरडेकाई हैम नाम के एक प्रचारक की धार्मिक सभा में शामिल होने के बाद उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। जब हैम पाप के खिलाफ अपना जोशीला भाषण दे रहे थे तो 16 साल के बिली को लगा जैसे वो उंगली सीधे उन्हीं की तरफ उठी है, जैसे वो बातें सीधे उन्हीं से कही जा रही हैं। और उसी रात उस नौजवान ने आगे बढ़कर अपनी जिंदगी एक बड़े मकसद के लिए सौंप दी। लेकिन उनकी शुरुआत कोई बहुत शानदार नहीं थी। जब उन्होंने पहली बार उपदेश देने की कोशिश की तो सामने मुश्किल से 25 लोग बैठे थे। घबराहट में उनके शब्द ऐसे निकल रहे थे जैसे कोई छर्रे बिखेर रहा हो। ये उस भविष्य से कोसों दूर था जहां वो लाखों की भीड़ को संबोधित करने वाले थे। पर वो डटे रहे। उन्होंने अपनी कला को निखारने के लिए जबरदस्त मेहनत की। कहते हैं कि वो फ्लोरिडा में एक सुनसान द्वीप पर नाव चलाकर जाते थे और वहां पक्षियों और मगरमच्छों को अपना उपदेश सुनाते थे। शायद दुनिया के सबसे अनोखे दर्शक। और यही जुनून, यही एनर्जी उन्हें जल्द ही एक ऐसे आंदोलन की तरफ ले गई जो उनके स्टाइल से बिल्कुल मेल खाता था। एक ऐसा आंदोलन जो धर्म प्रचार के तरीके को ही बदलने वाला था। यूथ फॉर क्राइस्ट कोई आम धार्मिक आंदोलन नहीं था, ये तो एक पूरा शो था। युद्ध के बाद की दुनिया की उस जबरदस्त ऊर्जा के साथ इसने शो बिजनेस को धर्म प्रचार से मिला दिया था। सोचिए, वहां जादूगर थे, स्विंग बैंड थे और तो और एक ऐसा घोड़ा भी था जो गिनती गिन सकता था। और यहीं उनकी असली खासियत छुपी थी। वो एक पारंपरिक संदेश को लेते थे और उसे आधुनिक युवा लोगों के लिए बिल्कुल नए अंदाज में पेश करते थे। उनका नारा था, समय के साथ चलो पर अपनी जड़ों से जुड़े रहो। और ये बात सब कुछ कह देती है। आप देखिए, जब शोहरत बढ़ती है तो उसके साथ कई खतरे भी आते हैं। इस बात को समझते हुए ग्राहम और उनकी टीम ने मोडेस्टो मैनिफेस्टो बनाया। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही सख्त नैतिक कोड था। ये एक वादा था कि वो पैसे और ताकत के लालच से बचेंगे और अपने काम में भरोसा बनाए रखेंगे। और इसी ईमानदारी ने उस बड़े मौके के लिए दरवाजा खोला जो उन्हें रातों रात दुनिया भर में मशहूर करने वाला था। साल 1949, जगह लॉस एंजल्स। ग्राहम ने एक बड़े से तंबू में, जिसे लोग कैनवस कैथेड्रल कहते थे, एक धार्मिक सभा शुरू की। लेकिन हफ्तों तक ऐसा लगा कि ये सब फ्लॉप होने वाला है। भीड़ बहुत कम थी और मीडिया भी कोई खास ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया, और वो भी एक ऐसी जगह से जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मीडिया के बहुत बड़े नाम विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट, जो ग्राहम के काम को पसंद करते थे, ने अपने अखबार के एडिटर्स को सिर्फ 2 शब्दों का एक अजीब सा निर्देश भेजा। वो निर्देश था, ऑफ ग्राहम, यानी ग्राहम को प्रमोट करो।
और बस रातों रात सब कुछ बदल गया। अखबारों में उनकी कहानियां छपने लगी, मीडिया कवरेज की बाढ़ आ गई, जो सभा फ्लॉप हो रही थी वो एक नेशनल सेंसेशन बन गई। तो नतीजा क्या हुआ? जो चीज 3 हफ्ते चलनी थी वो 8 हफ्ते तक चली। 2 लाख से ज्यादा लोग वहां पहुंचे। लॉस एंजलिस ने बिली ग्राहम को एक सुपरस्टार बना दिया था। अब बिली ग्राहम सिर्फ एक उपदेशक नहीं रहे, वो एक सेलिब्रिटी बन चुके थे जिनकी पहुंच सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों तक थी। आइजनहावर से लेकर बुश तक वो लगभग हर अमेरिकी राष्ट्रपति के एक अनौपचारिक सलाहकार बन गए। लेकिन जब कोई इतना ताकतवर हो जाता है तो सवाल भी उठते हैं। उनकी इस नज़दीकी ने धर्म और राजनीति के बीच की रेखा पर एक बड़ी बहस छेड़ दी। और मजे की बात यह है कि इतनी बड़ी सफलता के बाद भी उनके दोस्त हर जगह नहीं थे। उनकी आलोचना हर तरफ से हो रही थी, राजनीतिक तौर पर भी और धार्मिक तौर पर भी, और आरोप भी एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे थे। शायद सबसे तीखी आलोचना तो उनके अपने ही लोगों से आई। कट्टरपंथी नेता बॉब जोन्स, जो कभी उनके गुरु हुआ करते थे, ने उन पर विश्वास से धोखा देने का आरोप लगाया। यहाँ तक कह दिया कि ग्राहम ने ईसाई धर्म को किसी भी दूसरे इंसान से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इन सब आलोचनाओं के बावजूद उनका काम रुका नहीं, बल्कि और बढ़ता गया। इसे संभालने के लिए उन्होंने 1950 में बिली ग्राहम इवेंजेलिस्टिक एसोसिएशन की स्थापना की। ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन थी जो लगभग 200 देशों में उनके अभियानों को मैनेज करती थी और आज भी काम कर रही है। तो आखिर में बिली ग्राहम के करियर को कैसे देखा जाए? उनका असर कितना बड़ा था, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन उनकी विरासत आज भी बहुत जटिल मानी जाती है और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। किसी इतने विशाल और विवादास्पद जीवन के असली प्रभाव को आखिर कोई कैसे माप सकता है?